हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बेस्ट म्यूचुअल फंड की सीरीज तो आपको पसंद आ ही रही होगी, बट इस पे एक अलग सी प्लेलिस्ट है जो मैं ऑन कर रहा हूँ, जिसमें कि डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। कि जैसे कई बार नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे भी कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आप डिस्कस करते हो मुझसे कि ये स्कीम अच्छा है कि नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना आगे ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। या कई बार आप लोग कॉमेंट्स में भी डाल देते हो कि कुछ ही दो म्यूचुअल फंड स्कीम के बीच में कंपेरिजन को लेकर के। तो इसकी सीरीज शुरू कर रहा हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन पूछोगे मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना सकूं, क्योंकि कई बार मुझे जस्ट मैसेज में या कमेंट्स में आपको रिप्लाई करने पे मैं सेटिस्फैक्टरी आंसर में आपको उसमें नहीं दे पाता। तो अभी जिसकी रिक्वेस्ट आई थी वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो कि मिड कैप कैटेगरी का है। तो आज हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बट एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सारी वीडियोस मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लो या ना लो, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्कशन को। छोटी छोटी चीजों को जो इस म्यूचुअल फंड स्कीम की है उसको सामने मैं आपके लेकर आता हूँ। सबसे पहले इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि क्या है कि एक लंबे समय में आपके कैपिटल को अप्रिशिएट करने का। अब लंबा समय लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल के लिए, इवन 5 ईयर एंड मोर के लिए मैं मानता हूँ कि 5 साल या उससे ऊपर के लिए अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट रहना चाहता है, तो ऐसे लोगों को एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देना इनका प्रीमियम जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है। जिसके लिए क्या करते हैं कि लोग इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादातर पैसा लगाते हैं। और क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी में, तो ज्यादातर जो इनका पैसा है वो मिड कैप कंपनीज में ही लगेगा। और एक छोटी सी खास बात जो हमेशा लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, जो मैंने पिछले एक दो वीडियो में भी बोला था, कि जैसे कि ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है इसका सीजीआर देखोगे तो बहुत ही इंप्रेसिव है, 17.35% का लास्ट 5 ईयर का। तो ये कोई एश्योरेंस नहीं है कि लास्ट 5 सालों में ऐसा परफॉर्म किया तो नेक्स्ट 5 ईयर में भी ऐसा परफॉर्म करेगा ही करेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो बस जाके रिटर्न देखते हैं 3 साल और 5 साल के, कि भाई किसमें ज्यादा रिटर्न आ रहा है, और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि उनको लगता है कि आगे भी ऐसा ही करता रहेगा, बट जबकि ऐसा कई बार नहीं होता है। तो हम लोग इस वीडियो में जितनी भी छोटी छोटी चीजें डिस्कस करेंगे वो इसी चीज को, पॉसिबिलिटी को देखने के लिए कि जिस तरीके से लास्ट 5 ईयर में इनकी परफॉर्मेंस रही है, क्या ये अगले 5 साल या अगले 10 साल भी रहेगी, या इससे बेटर होगी या इससे खराब हो जाएगी, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। एनएवी इसका 85.54 का है और ये डेटा 18 अगस्त का है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप इसको बाद में कभी आप लाइव डेटा देखोगे तो थोड़े से वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं। तो इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट से हम लोग शुरू करते हैं कि 20,000 जो करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये पैसा किस सेक्टर में लगा हुआ है, क्या उस सेक्टर में आगे जाके ग्रोथ होनी भी है या नहीं होनी है। तो आप देखोगे इनका जो टॉप मोस्ट जो सेक्टर है, लगभग 20% जो पैसा लगा हुआ कैपिटल गुड्स में है, 13.5% लगभग केमिकल्स में है, 13.5% भी लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, और फाइनेंशियल सेक्टर में सिर्फ 12% है। ये मेरे को, जब मैंने इस फंड के बारे में स्टडी कर रहा था तो सबसे स्ट्रेंज बात देखी। जबकि अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है, आपने भी नोटिस किया, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो, कि ज्यादातर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में जो अभी बनाई है मैंने, उसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ बैंक्स में, फाइनेंशियल सर्विस में। जबकि इसमें फाइनेंशियल सर्विस जो है चौथे नंबर पे टॉप में कैपिटल गुड्स है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाले थे, मुझे ये चीज नहीं मिली थी यहाँ पे। ऑटोमोबाइल्स में इनका पैसा है, हेल्थ केयर में है, ये सारी जो टॉप मोस्ट यहाँ पे है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कैश और कैश इक्विवेलेंट भी लगभग इन्होंने थोड़ा सा पैसा यहाँ पे रखा हुआ है फॉर शायद इमरजेंसी के लिए। तो ये अच्छा लगा मुझे इस चीज में कि इनके पास भी अलग से थोड़ा सा कैश ये लोग रख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टॉप जो इनकी 10 कंपनीज है, किन किन कंपनीज ने पैसा लगा रखा है। तो ये सारे कंपनी की यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, एक एक करके वो नाम लिखे हुए हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि इन कंपनीज में अगर ग्रोथ होती है तो कहीं ना कहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के जितने लोग के पास यूनिट्स हैं उनका भी पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेन ये सारी चीज तो चलो अच्छी बात है, मेन मुझे सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैंने वो देख लिया है। तो अब इनके फंड मैनेजर की बात करते हैं, कि पहले जो फंड मैनेजर है मिस्टर पंकज जी, जिनको लगभग 18 सालों का वर्क एक्सपीरियंस, जो कि बहुत अच्छा है। और इस फंड को आप नोटिस करोगे तो 27 मई 2010 से चला रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा समय है। कि मतलब कि जो अभी मैंने कुछ वीडियोस में भी कहा था कि कई बार क्या होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड जो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो रिसेंट में ज्वाइन करा होता है। जैसे कि मान लो अभी 2022 में वीडियो में बना रहा हूँ, तो कुछ ऐसे फंड मैनेजर्स होते हैं जिन्होंने हो सकता है कि 2021 में ही उसको ज्वाइन करा हुआ होता है, जबकि हम देख रहे होते हैं कि हाँ इसने रिटर्न जनरेट किया होगा, पर ऐसा नहीं होता है। पर इस केस में अच्छी बात क्या लग रही है इस स्कीम में, कि जो लास्ट 5 साल में आपको दिख रहा था कि ये जो 17% के ऊपर का जो सीएजीआर मेंटेन है वो इन्होंने ही करा है, क्योंकि ये इसको 2010 से मैनेज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे मिस्टर अर्जुन जी हैं, यहाँ पे हम नोटिस करना है कि फॉरेन जो सिक्योरिटीज में जो पैसा लगता है उसको ही ध्यान रखते हैं, और इनको भी लगभग 14 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है। ये बहुत अच्छी चीज है। अब एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फंड मैनेजर्स हैं ये अच्छे हैं, क्योंकि हमारी जो मेहनत का पैसा है हम तो कहीं ना कहीं इन्हीं के भरोसे छोड़ रहे हैं। तो इस चीज के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, एक एग्जांपल के लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ, कि मान लो कोई एक क्रिकेटर है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग क्रिकेट देखते हैं तो इस चीज का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ।
कि मान लो कोई एक राहुल नाम का कोई क्रिकेटर है, अब वो पहले मैच में मान लो 100 रन मार रहा है, दूसरे में मान लो 80 स्कोर किया, तीसरे में मान लो 70 स्कोर किया। तो एक ये मान लो, दूसरा है मान लो कोई, मान लेते हैं अमित नाम का कोई दूसरा क्रिकेटर है, जो क्या करता है कि उसने पहले मैच में मान लो 200 रन मारा, दूसरे में मान लो 10 रन मारा, तीसरे में मान लो 30 रन मारा। तो आप बताओ कौन से बैट्समैन पे आप ज्यादा ध्यान दोगे, कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? देखो ये आपका पर्सनल चॉइस है, आपको कोई भी अच्छा लग सकता है। बट इन इन्वेस्टमेंट, जब यहाँ पे पैसों की बात आती है कि जहां हमें पैसा लगाना है, तो ज्यादातर लोग एवरेज को ध्यान देते हैं कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड, ये जो मैनेजर है, ये एवरेजली अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब कि अगर जैसे इस फंड में एवरेज देखोगे तो राहुल की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, कि कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार मार दिया 200, बाकी 2 बार इन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट ये अगर राहुल के केस में देखोगे तो तीनों बार इनके 50 से तो ऊपर ही रन थे। एवरेज अगर निकालोगे तो लगभग ये 70 यहाँ पे बन जाएगा, तो इन पे 70-80 बन जाएगा, तो इन पे ज्यादा भरोसा होता है। उसी तरीके से जब आप किसी म्यूचुअल फंड, ये जो मैनेजर होता है, इन पे आप देख रहे होते हो कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम ये नहीं, ये तो देख लिया कि हाँ भाई इस स्कीम को इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। बट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही वाला स्कीम मैनेज कर रहे हैं, ये और भी स्कीम मैनेज कर रहे हैं। तो हम एक बार चलकर देख लेते हैं कि और भी जो दो और स्कीम को ये मैनेज कर रहे हैं, उसमें ये किस तरीके की परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड का जो अभी मिड कैप कैटेगरी का जो फंड जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं, उसके अलावा कोटक स्मॉल कैप फंड को भी ये मैनेज करते हैं, जिसमें लास्ट 5 ईयर का सीएजीआर देखोगे तो लगभग 20% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वो आप सोच लोगे जिसपे फंड बना वीडियो बना रहे हैं हम लोग, वो तो कम है, वो 17 के आसपास है, ये तो और ज्यादा है। तो भाई ये भी तो देखो कि वो मिड कैप कैटेगरी में है, ये स्मॉल कैप में है। तो अगर रिस्क की बात कर जाए तो स्मॉल कैप कंपेरेटिवली ज्यादा रिस्की होता है मिड कैप के रेस्पेक्ट में। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर कोई कम रिस्क ले रहा है, मतलब मिड कैप कैटेगरी में, तो वहां पे थोड़ा सा कम सीएजीआर है, और अगर कोई ज्यादा रिस्क ले रहा है तो वहां पे ज्यादा रिटर्न डिलीवर कर रहा है। यही तो एक म्यूचुअल फंड, ये जो मैनेजर्स है उनकी पहचान होती है कि कौन बेहतर तरीके से काम करता है। इसके अलावा एक और देखोगे तो यहाँ पे जो कोटक का इक्विटी हाइब्रिड फंड है, यहाँ पे 13.66% है। तो ये मैं सोचता है कि यार ये 13.5% बहुत कम है, ये बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि हमारा जो पैसा होता है वो इक्विटी प्लस डेट दोनों में ही लगता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है हमेशा, कि ऐसा नहीं, क्योंकि डेट में आप भी जानते हो कि यहाँ पे कंपेरेटिवली इक्विटी के रिस्पेक्ट में बहुत कम रिटर्न्स हैं, बट एक स्टेबल रिटर्न होते हैं, इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी वहां पे नहीं होता है। तो अगर एक हाइब्रिड स्कीम की बात करेंगे तो वहां पे अगर 13-13.5% का अगर सीएजीआर इन्होंने दिया है लास्ट 5 ईयर्स में, तो मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा है। और अगर आप डायरेक्ट इक्विटी की बात करेंगे तो आपने मिड कैप कैटेगरी का देख लिया 17%, और स्मॉल कैप कैटेगरी में लगभग 20%। तो इस हिसाब से अगर मुझे, मैं अपनी बात करूं, मेरे परसेप्शन की, तो मुझे ये फंड मैनेजर ही बहुत ही अच्छे लगे हैं। आपको कैसे लगे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे हम देखते हैं कि जिस फंड को अभी हम बात कर रहे हैं उसी पे थोड़ा डिस्कशन चालू रखते हैं कि इस पे कितना रिटर्न आया है। तो जो मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई थी वो एसआईपी को लेकर के आई थी, कि वो एसआईपी इसमें डालते हैं 2,000 रुपए पर मंथ की, तो ये सही है या नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे जो मेरे पास एग्जांपल सेटअप था मैंने वही रखा है, कि अगर आप 5,000 की एसआईपी अगर कोई करता लास्ट 3 साल पहले से, तो उनके वो 1,80,000 से बढ़ करके अभी लगभग 2,90,000 के आसपास हो चुके होते। और अगर लास्ट 5 सालों से इस पे कोई एसआईपी कर रहा होता 5,000 पर मंथ का, हालांकि आप 2,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ या 20,000 पर मंथ आप कुछ भी कर सकते हो, पर मैंने एक रफ फिगर बस 5,000 का लिया था। उसी हिसाब से देखो जाओगे तो लगभग ये 5.5 लाख के करीब करीब पहुंच गया था। तो रिटर्न के मामले में तो मुझे इस म्यूचुअल फंड स्कीम पे कोई डाउट नहीं है। एक मिड कैप कैटेगरी में होते हुए लगभग 17% का सीएजीआर बहुत अच्छा है। अब देख लेते हैं कि क्या ये आगे भी मेंटेन इसको रख सकता है या नहीं रख सकता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए मैं 3 चीजें हमेशा देखता हूँ, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शार्पे रेशियो। स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा क्या शो करता है, वॉलेटिलिटी को, कि कितना ये उतार चढ़ाव है। और जो शार्पे रेशियो है ये एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, कि ये जो फंड मैनेजर जितना भी रिस्क ले रहा है उसके रिस्पेक्ट में रिटर्न जो जनरेट कर रहा है वो कैसा है, वो अच्छा है, बुरा है, नहीं है, वो कैसा है। तो उस रिस्पेक्ट में देखेंगे यहाँ पे। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे कि ये जो वॉलेटिलिटी है ये कम होना चाहिए, बीटा ये वॉलेटिलिटी कम होना चाहिए, और शार्पे रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है बस। स्टैंडर्ड डिवीजन कम से कम, बीटा कम से कम, शार्पर रेशियो ज्यादा ज्यादा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आपको ये हमेशा याद हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये एवरेज लिखा हुआ है कि जो अदर अदर जो मिड कैप कैटेगरी के जो फंड है, तो इनका एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, एवरेज बीटा कितना है, और एवरेज शार्पर रेशियो कितना है। तो इसके रेस्पेक्ट में देखोगे, हम लोग इसका कोटक का देख रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन 19.32 है, जबकि एवरेज 18.81 है। तो हालांकि होना इससे कम चाहिए था, जिसको हम ज्यादा अच्छा मानते हैं, पर ये थोड़ा सा ज्यादा है। पर हालांकि ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो एक बार हम इसको ठीक ठाक कंसीडर कर सकते हैं।
बट बीटा के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो 0.8 है और 0.82 है, तो यहाँ पे कम ही है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि उसके आसपास ही है पर ठीक है, हम इसको अच्छा मान सकते हैं। शार्पर रेशियो में 0.85 है जो इसके कैटेगरी का एवरेज है, और ये 1.06 है, मतलब कि ये और बेटर है। तो ये ज्यादा ही होना चाहिए, ज्यादा ही है। हालांकि ये मुझे लगता थोड़ा सा, अगर ये और ज्यादा होता है 1.16 या 1.26 होता तो मुझे पर्सनली और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता, पर ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये 1.06 भी है तो ठीक है। तो अभी तक मेरा अपना पर्सनल बात करूं तो जो हम ये जो 3 पैरामीटर देखते हैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि अगर आप अपना पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल रहे हो तो भाई आप डुबाने के लिए तो नहीं डाल रहे हो, आप चाह रहे हो कि अगर कभी भी उसे 4 साल 5 साल 10 साल बाद निकालोगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। तो हमेशा मानता हूँ जितना कम वोलेटाइल होगा उतना अच्छा, शार्पर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से लास्ट 5 ईयर में जो इन्होंने 17% का सीएजीआर मेंटेन करा है, मुझे भी लग रहा है कि लगभग उतना ही आगे मेंटेन कर सकती है। लगभग का बोलने का मतलब है कि 17.35 था, तो ये हो सकता है कि 18 पे भी जा सकती है, हो सकता है कि ये 15.5 पे भी जा सकती है, 18 से 19 पे भी, 15.5 से 16 पे भी, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट एक छोटा सा कह सकते हो बोनस टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसमें आप ध्यान रखना। अभी मैं क्योंकि शेयर मार्केट में भी डायरेक्टली मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं ग्लोबल न्यूज को ट्रैक करता हूं। तो रिसेंट में बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनी की जो सीईओ हैं उनका ऐसा मानना है कि आने वाले 1 साल के अंदर में, 1.5 साल के अंदर में रिसेशन आ सकता है। और रिसेशन अगर आया तो पूरे वर्ल्ड वाइड सारी जो कंट्रीज हैं ये उसके चपेट में आएंगी। तो उसके वजह से एक छोटा सा सजेशन क्या है, चाहो तो आप फॉलो करो, वो आपकी मर्जी है, कि जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करना है करो, तो आप कुछ कैपिटल, थोड़ा सा कैपिटल कैश में अपने पास अलग से रखना शुरू कर दें, या फिर ऐसी जगह पे रखना शुरू कर दें जो कि एसेंशियल जगह पे, मतलब जिसको आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी लिक्विड आप कर सकते हैं उसको, कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा पैसा। मतलब इस तरह के जो म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं जहां आपको थोड़ा सा भी अगर रिस्क लग रहा है ना, तो यहाँ पे आपका एसेंशियल पैसा नहीं लगना चाहिए। एसेंशियल का मतलब कि वो पैसा ना लगा दें इसमें जो कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल होने वाला हो, जो बहुत जरूरत का पैसा हो, जो इमरजेंसी में आपको घर में निकालना पड़ जाए, वो वाले पैसे को कभी भी आपको इस वक्त पे अगले 1-2 साल किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम या डायरेक्ट शेयर मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में बड़ी बड़ी जगह पे अभी आपको बहुत सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। थोड़े से पैसे को कैश में या कैश इक्विवेलेंट कुछ भी जिसको आप तुरंत से कैश में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा सा उसको रख के चलो, क्योंकि अगर रिसेशन आया तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी उस वक्त पे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो आपको मजबूरी में, मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई अच्छे रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड या अच्छे रिटर्न देने वाला आप स्टॉक भी खरीदते हो या कोई भी आपने कहीं भी पैसा लगाया है, तो आपको मजबूरी में कम प्रॉफिट में या लॉस में बेचना पड़ जाए। तो अगर आपको ये सजेशन ठीक लग रहा है तो आप इसको अपनाइए, वरना मर्जी आपकी है, पैसा इन द एंड आपका है। मैं ऐसा कर रहा हूं इसलिए मुझे लगा कि आपको भी बता देना चाहिए, और आगे भी कुछ वीडियोस में ये बार बार मैं आपको रिमाइंड करवाता रहूंगा। इसी के साथ साथ हम लोग इस वीडियो को चलते हैं, और आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो सैमको में। बिजनेस ऑल, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके उन सभी लोगों को जरूर शेयर कर दें जो खास करके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।